नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने जो है आपके 46 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 47वां पार्ट देखेंगे। 47वें पार्ट में 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। दोनों को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 का, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 93 है और 200 शब्द सीमा में प्रश्न को लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जो 2018 का मेंस हुआ था तो यह जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह पूछा था प्रश्न, तो इसी को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए, जैसे जो प्रश्न है जीएस पेपर सेकंड का है और प्रश्न को लिखने से पहले कुछ ग्रामर की गलतियां, जैसे कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां आपके उत्तर में होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको तथ्यों का समावेश करना है, डायग्राम का जहाँ पे रेलेवेंट हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं डायग्राम का, ठीक है। पैराग्राफ और पॉइंट्स का समावेश करते हुए आपको प्रश्न को पूरा लिखना है, उत्तर को लिखना है। और क्या करना है कि जैसे जो चीज़ें होती हैं कि जैसे जो शब्द रचना है, शब्दों का चयन है, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर दिया करिए, तो इससे आपका उत्तर और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न धारा 370, देखिए यही मेंशन किया गया था आयोग के द्वारा कि धारा 370, जबकि आर्टिकल 370 कहीं कहीं पर कहा जाता है, कहीं पर धारा 370 कहा जाता है। तो देखिए धारा 370 पर भारत सरकार की जो कार्रवाई हुई है तो उस पर जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। इस क्षेत्र के विकास को, जैसे कि जम्मू कश्मीर के विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए, ठीक है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना था आप लोगों को। अब देखिए धारा 370 जो है, ठीक है, आर्टिकल 370 या धारा 370 जैसा कि आयोग ने कहा है, ठीक है, उन्हीं के अनुसार चीज़ें हैं। तो धारा 370 को जो हटाया गया था उसके कुछ प्रावधान हटाए गए थे, एक प्रावधान को छोड़कर, जिसमें संसदीय जो कार्य प्रणाली है वो भी वहाँ पर लागू होगी जम्मू कश्मीर में। उस आर्टिकल 370 एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रावधान, जैसे आर्टिकल 370 2 और 3, ये दोनों नहीं रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो 5 अगस्त को घोषणा की गई थी, बिल लाया गया था, विधेयक पेश किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका प्रस्ताव जो है 5 अगस्त 2019 को लाया गया था। अब देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 लाया गया था और इसके तहत कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई थी। जो जम्मू कश्मीर की चीज़ें थी वो सारी की सारी चेंज हो गई थी और इसके तहत जो आर्टिकल 370 एक है वो तो लागू रहा, लेकिन बाकी की चीज़ें जो भी प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। अब देखिए आर्टिकल 370 जो है, ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि में बात कर लेते हैं। तो ये 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें कि कश्मीर का खुद का संविधान बनाने की बात कहता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने, भाई ये चीज़, ये प्रावधान जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो आया, एक्ट आया 2019, तो इसके निरस्त होने से ये चीज़ें निरस्त हो गई। अब निरस्त होने के बाद आपको बताना है कि इसके प्रभाव क्या क्या हुए। तो प्रभावों को अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के प्रभाव कौन से हैं। कि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक बात है, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यूटी,
ठीक है, यूनियन टेरिटरी। अब देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में नहीं होगी। ठीक है, वहाँ भी सरकार नहीं होगी। अब पहले क्या था कि जैसे जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, अलग से झंडा था, तो ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो गई। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों की दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया। और सबसे बड़ा चेंजेस जो हुआ विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, मतलब जैसा सभी राज्यों में होता है वैसे ही प्रावधान जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए। तो ये मोटे मोटे जो चीज़ें हैं आर्टिकल 370 के प्रभाव के कारण जो परिवर्तित हुई हैं, निरस्त हुई हैं, ये चीज़ें हैं। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है, ये बिल जो लाया गया इससे चीज़ें क्या-क्या परिवर्तित होंगी, अब उनको समझ लेते हैं कि जैसे इस क्षेत्र जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में जैसे बाकी जैसे कोई उत्तर प्रदेश का, यूपी का कोई व्यक्ति अगर यहाँ ज़मीन खरीदना चाहता है तो ज़मीन नहीं ले सकते थे। लेकिन यह अधिनियम आने के बाद अब जम्मू कश्मीर में पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी नौकरी, पहले क्या था, पहले कोई महाराष्ट्र का आदमी या पंजाब का आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब यह प्रावधान बदल दिए गए हैं, वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें, सारी बाधाएं टूट गई तो इससे निवेश, जो विदेशी निवेश है वो भी आकर्षित होगा। ठीक है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ आएंगे। और सरकार भी क्या, सरकार भी उस क्षेत्र के विकास के लिए हर तरीके से कार्य करेगी। उद्योगों की, नए नए उद्योग लगेंगे वहाँ पर, उद्योग धंधे लगेंगे, जिससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो वहाँ पर गरीबी और बेरोज़गारी है वह भी चीज़ें समाप्त होंगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो उद्योग है, काफ़ी इससे रेवेन्यू भी प्राप्त होता है सरकार को। तो यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है, पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पर्यटन उद्योग का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। और कानून व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे जो कानून भारत पे लागू होते हैं वही अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे। तो इससे क्या होगा कि एकरूपता आएगी, कानून व्यवस्था सही तरीके से इसका संचालन किया जा सकेगा। ठीक है, और क्या चीज़ें होंगी कि जैसे वहाँ पर युवाओं और महिलाओं को समान रूप से रोजगार भी मिलेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे मेक इन इंडिया प्लान है, मेक इन इंडिया प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वहाँ पर लघु उद्योग जो हैं, लघु उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी। अब जैसे भारत सरकार है, बहुत सारी, पहले क्या था, भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती थी वो चाहे कृषि से हो, शिक्षा से हो, ठीक है, या अन्य चीज़ों से हो, तो ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं ले पाते थे। तो अब क्या है, अब ये प्रावधान आने से, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया है, तो इसके बाद जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जम्मू कश्मीर के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो यह संपूर्ण जम्मू कश्मीर के विकास को प्रोत्साहित करेगा, एक अच्छे नए निवेश को आकर्षित करेगा, पर्यटन उद्योग को बढ़ाएगा, नए उद्योगों की स्थापना होगी, लोग बाहर से लोग जाकर वहाँ पर बस सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखिए। ठीक है, 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में भी हों तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 94 है और 125 शब्दों में, 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है।
और तथ्यों का जो फैक्ट होते हैं, तथ्यों का प्रयोग कीजिए आप लोग। और जो डायग्राम है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द रचना होती है, जो शब्दों का चयन होता है, देखिए 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। अब 125 शब्दों में अगर आपका शब्दों का चयन अच्छा नहीं होगा तो आप उस शब्द सीमा में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझकर लिखना है। और जो कीवर्ड हैं, जो शब्द अच्छे हैं, जो कई बातों को समेटे हुए हैं एक साथ, तो उनको अंडरलाइन करने की भी कोशिश कीजिए। पूरा का पूरा उत्तर जो है पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखिए, दोनों का समावेश करते हुए, जहाँ भी जो चीज़ रेलेवेंट लगे तो। ठीक है, अब देखिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एनएससी बीएससी, तो ये, अब देखिए ये चीज़ें जो हैं शेयर मार्केट से संबंधित थी। ठीक है, अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये नई चीज़ है। ठीक है, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, इन चीज़ों को स्पष्ट करना है। दो प्रश्न हैं आपसे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी भारत में आवश्यकता क्यों है। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भी एक शेयर मार्केट के तरीके से ही एक एक्सचेंज होगा। अब किस चीज़ का, इन चीज़ों में क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जैसे जो सामाजिक उद्यम जो होते हैं और जो गैर लाभकारी संस्थान जो होते हैं, उनके लिए धन जुटाने हेतु इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है। इसी बार के बजट में ये इस स्टॉक एक्सचेंज के स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, 2020 के बजट में। अब देखिए ये है क्या चीज़, है क्या कि मतलब यहाँ ऑनलाइन यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक धन जुटाने का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे बीएससी एनएससी है, वैसे ही आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें क्या है कि जैसे जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक जो समाज में रह रहे लोगों के लिए जो संस्थाएं कार्य करती हैं, तो भाई उनके पास पैसा कम होता है, तो ऐसी स्थिति में उनको धन जुटाने में आसानी होगी। जो संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जैसे जो एनजीओ हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे और भी चीज़ें बढ़ेंगी कि जैसे जो निवेश है, निवेश और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। जो सामाजिक लक्ष्य हैं, जो लोगों के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में आसानी होगी। और जैसे वर्तमान में जहाँ तक बात करें तो विश्व में लगभग 10 देशों में ऐसे जो एसएससी हैं, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो बने हुए हैं। कनाडा, यूके, सिंगापुर, केन्या और अन्य जो बाकी हैं, ठीक है, 6 और हैं, तो उनको मैंने अन्य कर दिया है। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें आप, जैसे आप एक एनजीओ चलाते हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी लिस्टिंग जो है सूचीबद्ध करा लीजिए जो एसएससी है उसमें। ठीक है, जो सोशल एसएसई है जो, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो उससे क्या होगा, आपको मतलब जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही शेयरों की ट्रेडिंग आप पैसा जुटा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो एसएसई है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब इस पर बात कर लेते हैं। कि जैसे देखिए हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक उद्यम हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, जैसे एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन जो होते हैं, तो ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है भाई, हमारे यहाँ ऐसी किसी भी चीज़, हमारे यहाँ या तो एनएससी या तो बीएससी है, वहीं पर शेयरों की ट्रेडिंग होती कंपनियों की, लेकिन ऐसे जो सामाजिक उद्यम गैर लाभकारी संगठन थे, इनको धन जुटाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो इसकी स्थापना के लिए किया गया है। ठीक है, और हमारे देश में क्या है कि जैसे दानकर्ताओं की कमी है, जैसे दानकर्ता करते हैं और बहुत सारे लोग दान भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें अपारदर्शी होती हैं, वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इससे क्या है, एक पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। और क्या होगा कि हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण को अगर और अधिक करना है और बढ़ाना है, तो इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए कोई एनजीओ है, ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन पीस इंटरनेशनल है या अपने देश का ही कोई एनजीओ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो निवेश करेंगे व्यक्तियों को रिटर्न भी होगा, पैसा भी आएगा, तो लोगों को एक आय सृजन भी होगा, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पूंजी बाजार का विकास होगा कि एक तरीके से एक कैपिटल जो मार्केट है उसका भी विकास होगा इन एनजीओ और सामाजिक उद्यमों के माध्यम से। और क्या चीज़ें हों कि इसमें जैसे देखिए जो एनजीओज़ होते हैं इनमें सामाजिक भागीदारी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत दान आन मिल जाता है लेकिन उस तरीके से प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सार्वजनिक भागीदारी भी होगी, लोग उसमें किसी भी एनजीओ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, उसके शेयर भी खरीद सकते हैं, उसमें निवेश भी कर सकते हैं और उल्टा उस पर रिटर्न भी पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, सार्वजनिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी। और क्या है कि जैसे गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती क्योंकि पूंजी के अभाव में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है कि जो गैर लाभकारी एनजीओ गैर लाभकारी संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, तो इनकी स्थिति भी बेहतर करने की आवश्यकता है और इसी के लिए इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए और आंसर राइटिंग दोस्तों डेली डेली करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप 2 प्रश्न ही डेली लिखते रहिए तो भी काफ़ी है, लेकिन लिखते रहिए 2020 के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।